हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम लाइफ साइंस के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और अभी हम अपकमिंग गेट एक्सेल 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज को शुरू किया है और जिसका ये डे नंबर 3 है। इन सीरीज के अंदर हम गेट के रिसेंट पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज वेल एज उन पर लगने वाले कॉन्सेप्ट को भी रैपिड रिवाइज कर रहे हैं। चलिए फिर आज की क्लास को भी शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे विद टॉपिक रिवीजन ऑल्सो। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खास जरूरी जानकारी से अवगत करा देती हूं। अभी अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2026 का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। खास बात यह है कि इस कोर्स की फीस 7,000 रुपीज है, लेकिन अभी अगर आप ASJ45 कूपन कोड यूज करते हैं तो फीस केवल और केवल 4,500 रुपीज रह जाएगी। लेकिन ये ऑफर केवल आज तक ही है, सो मेक श्योर इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए, कोर्स में एनरोल हो जाइए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे कि इसी कोर्स में आपको जून 2026 का जो लाइव बैच है वो मिल जाएगा, एज वेल एज दिसंबर 2025 का जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी आपको मिल रहा है। इसका फायदा क्या है? देखो, अभी आप गेट एक्सेल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि CSIR नेट का और गेट एक्सेल का जो सिलेबस है वो लगभग अलाइन करता है। तो यदि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं और रैपिडली अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ में हम यहाँ DPPs दे रहे हैं आपको हर एक क्लास के बाद टॉपिक वाइज। ये जो आपके टॉपिक वाइज PYQs है वो भी करवाए जाते हैं। साथ में आपको यूनिट कंप्लीट होने के बाद यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा और सिलेबस पूरा होने के बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। सब कुछ केवल 4,500 रुपीज में आपको मिलेगा, लेकिन ऑफर केवल आज तक ही है। चलिए, तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूं, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। फिर मुझे मत कहिएगा कि मैम फीस बढ़ा दी गई है। ओके, चलिए तो आज बात करते हैं अपने। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो क्लासेस चल रही हैं उनका PDF भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें आप जाएंगे स्टडी मटेरियल पर और वहां आपको गेट एक्सेल नाम का एक फोल्डर मिलेगा। जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो सारी PDF आपको डे के हिसाब से मिल जाएंगी। तो अभी हम गेट एक्सेल के बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन को डील कर रहे हैं, जिसका ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। चलिए जी, बढ़ते हैं। देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन चैनल्स ओपन टू रीपोलराइज द न्यूरल मेम्ब्रेन व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। तो ये क्वेश्चन हालांकि एनिमल फिजियो से है, अगर हम CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो, लेकिन यहां पर इसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर रखा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो वहां पर कौन से चैनल्स को ओपन करना पड़ेगा कि वो रीपोलराइज्ड हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको पूरा ही एक्शन पोटेंशियल पढ़ना होता है, जिसके लिए ग्राफ बहुत मैंडेटरी है। इसमें आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। सो स्टार्टिंग क्या होती है कि अपना जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उसके बाहरी साइड सोडियम ज्यादा होते हैं, जिस वजह से बाहर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जबकि उसके कंपैरिजन में जो अंदर वाला एरिया है वहां पर नेगेटिव चार्ज रहता है। कंपैरिजन में भी हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर केवल पॉजिटिव ही होंगे नेगेटिव होगा ही नहीं, और अंदर केवल नेगेटिव ही होंगे पॉजिटिव होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कंपैरिजन में बात करते हैं कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा है तो एज कंपेयर टू इनर साइड बाहर पॉजिटिव साइड ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, कि हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो गई है, दो पोल बन गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे ही एक कोई भी स्टिमुलस आती है और केवल वो ही स्टिमुलस हमें महसूस होती है जो कि इसके सोडियम चैनल्स को ओपन कर देती है, तो उसके लिए अभी फिलहाल ये जो पोटेंशियल है उसको -70 मिलीवोल्ट माना जाता है। लेकिन जैसे कोई स्टिमुलस आती है वो आकर के इस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट पर लेकर आ जाती है। वन मोर थिंग, अगर कोई स्टिमुलस ऐसा कर देती है वो ही हमें महसूस होगी। मान लीजिए कोई ऐसी स्टिमुलस आई है जो -70 से केवल -60 तक लेकर के आ पाई है, जिससे कोई भी सोडियम चैनल ओपन नहीं हुआ है, तो वो हमें महसूस ही नहीं होगा। हाँ, अगर कोई स्टिमुलस ऐसा कर देती है कि -55 पर लेकर आ गई है,
तो वो हमें महसूस होता है, क्योंकि इतना होने से इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जैसे वो ओपन होते हैं तो ये सोडियम इनफ्लक्स करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चैनल है, हायर से लोअर मूव करवाएंगे, सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है। तो जैसे ही ये ओपन होता है -55 मिलीवोल्ट की वजह से सोडियम अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से अंदर का पोटेंशियल जो कि नेगेटिव था वो पॉजिटिव पर आ जाता है, और इसके कंपैरिजन में बाहर का नेगेटिव हो जाता है। इतना हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये था पोलराइजेशन, ये हो जाता है, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और इसे ही कहते हैं द एक्शन पोटेंशियल। यानी जब ये चीजें हो जाएंगी तभी ये वाला पार्ट इंफॉर्मेशन को आगे न्यूरॉन के अगले हिस्से में पहुंचाएगा। तो इसीलिए इस पार्ट को हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, जो सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, एक फिक्स टाइम तक ये रहता है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो सोडियम के चैनल हैं वो तो क्लोज हो जाते हैं, फिर पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही पोटेशियम का चैनल ओपन होता है, अब पोटेशियम इफ्लक्स करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पोटेशियम ना अंदर ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही एक स्पेसिफिक पोटेंशियल आता है तो फिर के पॉजिटिव के जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और के पॉजिटिव यहां से बाहर मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, अगेन बाहर का जो पोटेंशियल है वो फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है और अंदर हो जाता है नेगेटिव। इसे बोलते हैं द रीपोलराइजेशन। यानी फिर से, री का मतलब होता है फिर से क्या हो गया है, पोलराइजेशन, और ये क्या था, ये था, तो फिर से हो गया है रीपोलराइजेशन। तो इसके लिए जरूरी है के पॉजिटिव चैनल का ओपन होना। लेकिन एक और थोड़ी सी गड़बड़ है, हम चाहते हैं कि इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल फिर से -70 हो जाए, क्योंकि 70 से हमने शुरू किया था। लेकिन ये जो के पॉजिटिव चैनल है ये ओपन रहते हैं जब तक पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट ना चला जाए, तब तक ये ओपन ही रहेंगे। इसीलिए हमारी मेम्ब्रेन एक बार पोलराइज्ड होकर के हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ वो कहाँ चली गई है, -90 तक आ जाती है। फिर हमारी इस मेम्ब्रेन में ही सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं, जो फिर से चीजों को बैलेंस करके पोटेंशियल को -70 पर लेकर आते हैं। फिर से अपने न्यूरॉन्स शांत हो गए हैं, फिर कोई स्टिमुलस आएगी, फिर ये प्रोसेस चलती है लगातार। तो जरा एक बार इस डायग्राम को देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, फिलहाल हमारी मेम्ब्रेन 70 मिलीवोल्ट पर है, देखो ये 70 पर है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आते हैं तो देखो अगेन स्टिमुलस ऐसी भी है जो -55 तक पहुंचा नहीं पाई है, वो देखो बिल्कुल आके नीचे फेल हो गई है। लेकिन एक ऐसे स्टिमुलस जो कि -55 तक पहुंचा देती है, पहुंचा दिया है, तो देखो इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वो पोटेंशियल होता है जो जरूरी है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए जो पोटेंशियल जरूरी है वो -55 कहलाएगा। तो कोई भी स्टिमुलस आई है जिसने -70 से वो लेकर चली गई है -55 पर, बस इतना काफी है। -55 होते ही ओपन हो जाएंगे अपने सोडियम चैनल, और जिस वजह से हो जाता है डीपोलराइजेशन। और देखिए ये जो है यहां तक चला गया है, पीक पर आने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और न्यूरॉन का वो हिस्सा इंफॉर्मेशन को अगले हिस्से में कैरी ऑन कर देगा। इतना करते ही वो जो हिस्सा है उसको फिर से नॉर्मल करना पड़ेगा। तो फिर ओपन होते हैं अपने पोटेशियम चैनल, और जैसे ही ओपन होते हैं तो पोटेशियम अंदर से बाहर मूव करना शुरू कर देगा। तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो यहां तक देखो रीपोलराइजेशन है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया, तो इसको बोलते हैं द हाइपर पोलराइजेशन। उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप फिर से चीजें मेंटेन करता है और उसको -70 पर लेकर के आएगा, ये फिर से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा। फिर कोई स्टिमुलस आएगी, अगेन ये पाथवे ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है एक्शन पोटेंशियल का। कहीं से भी क्वेश्चन आए मुझे पूरा यकीन है आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना सही आंसर हो जाएगा द के पॉजिटिव चैनल, कि रीपोलराइज करने के लिए हमें के पॉजिटिव ओपन करना पड़ेगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, ये आया है आपका यूनिट नंबर 13 से।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव इम्यूनो एसे, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो मोस्ट सेंसिटिव है? देखिए, मोस्ट सेंसिटिव वो होता है जो छोटे से छोटी सी कॉन्सेंट्रेशन को, छोटा नहीं हम कम कहेंगे, कम से कम कॉन्सेंट्रेशन को भी जो डिटेक्ट कर ले उसे बोलते हैं मोर सेंसिटिव। जैसे आपने सुना होगा ना कि मैं बहुत सेंसिटिव हूं इस बात को लेकर के, इसका मतलब होता है कि अगर जरा सा भी ऐसा कुछ चेंज हो जाए ना तो मैं बहुत सेंसिटिव हूं, वो मैं एकदम से पहचान लेती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ डस्ट को लेकर के, डस्ट पार्टिकल को, तो कैसे, थोड़ा भी डस्ट पार्टिकल मेरे आसपास होगा तुरंत मुझे छींके शुरू हो जाएंगी, तो इसका मतलब मैं बहुत सेंसिटिव हूं फॉर द डस्ट। ऐसे ही कहा है कि इन सभी में से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो मोर सेंसिटिव है, मतलब जो जरा से भी कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेगा, तो उसका आंसर है आपका रेडियो इम्यूनो एसे। देखो ये होता क्या है, इसको रिया टेक्निक भी बोलते हैं। तो इस टेक्निक में तरीका क्या है, कैसे हम पता लगाते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है। मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति आया है जिसको चेक करवाना है कि क्या मेरे ब्लड में ये पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। मान लीजिए कोई भी पैथोजन है और पैथोजन अटैक करता है अपना प्रोटीन बना करके, तो पहले वो प्रोटीन बनाएगा फिर इन्फेक्ट करना चाहेगा। तो हमने उस व्यक्ति का ब्लड ले लिया है, उस ब्लड के अंदर वो प्रोटीन भी होगा। तो अगर वो प्रोटीन थोड़ा सा भी है, जरा सा भी है, क्योंकि जरा सा कब होता है, जब इनिशियल स्टेज आती है, तो अगर जरा सा भी प्रोटीन है उस पैथोजन का उस व्यक्ति के ब्लड के अंदर, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर लेंगे कि वो है या नहीं है। तरीका क्या है देखिएगा, यहाँ एक कंपटीशन का तरीका यूज किया जाता है। तो रिया टेक्निक में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज बनवा लेते हैं जो उस पर्टिकुलर एंटीजन से बाइंड कर सकती है। कौन सा एंटीजन? जो उस व्यक्ति के ब्लड में है। हमें कैसे पता वो है? क्योंकि हम उसी के लिए स्पेशली टेस्ट कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति के ब्लड में यही टेस्ट करना चाहते हैं कि ये प्रोटीन है या नहीं है। तो हमने क्या किया, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनवा ली है जो उसी एंटीजन से बाइंड करती हैं। तो एंटीबॉडीज बनवा ली है, साथ साथ हमने एक ऐसा सबस्ट्रेट बनवा लिया है जो उस एंटीबॉडी से बाइंड करता है। एक तो वो प्रोटीन है ही सैंपल में जो बाइंड कर सकता है, एक हमने खुद से भी बनवाया है एक ऐसा सबस्ट्रेट जो उस एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है। और जो सबस्ट्रेट हमने खुद बनवाया है उसको हमने रेडियो लेबल्ड कर दिया है ताकि पता लगाया जा सके कितनी चीजें, कितना कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, कोट वेल और मिक्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विद नॉन रेडियो लेबल्ड एंटीजन फॉर्मिंग द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी एंटीबॉडीज बनवा ली और उन पर हमने वो एंटीजन भी लगा दिया है जो हमने रेडियो लेबल्ड करके रखा हुआ है। तो ये है वो रेडियो लेबल्ड, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन जो हमने खुद दिया है, और ये है हमारी वो एंटीबॉडीज जो इससे बाइंड कर सकती है और जो हमारे सैंपल में प्रोटीन है उससे भी बाइंड कर सकती है। हमने उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मतलब हमने इन दोनों को मिक्स करके एक एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बनवा दिया है स्टेप नंबर 1 के अंदर। फिर स्टेप नंबर 2 में एड द सैंपल कंटेनिंग द अनलेबल्ड एंटीजन, इट कंपीट डिस्प्लेसिंग द प्रोपोर्शनल रेडियो लेबल्ड एंटीजन इनटू द सॉल्यूशन। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब हम अपना सैंपल डालेंगे जो हमने उस व्यक्ति से, पेशेंट से लिया है, वो सैंपल में यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अब देखो क्या होगा, इस एंटीबॉडीज पर वो एंटीजन लगे हैं रेडियो लेबल्ड वाले, और यहां पर भी सैंपल में भी अगर वो एंटीजन है, मान लीजिए है वो एंटीजन, तो इस सैंपल में भी वो एंटीजन है। तो अब उस एंटीजन और ये रेडियो लेबल्ड जो एंटीजन हमने खुद से दिया है उनके बीच में फाइट होगी, क्योंकि दोनों एक ही साइट पर बाइंड करना चाहते हैं। तो ये फाइट करेगा उनसे और उनको डिस्प्लेस करके खुद बाइंड हो जाएगा। तो देखो इसमें लिखा है इट कंपीट डिस्प्लेसिंग द रेडियो लेबल्ड एंटीजन इनटू द सॉल्यूशन। इतना होने के बाद हम सेपरेट द बाउंड फ्रॉम फ्री लेबल्ड वाया वॉशिंग एंड प्रेसिपिटेशन और सेकेंडरी एंटीबॉडी। जब हम क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे कि जो बाइंड नहीं हो पाया है या फिर जिसको डिस्प्लेस कर दिया गया वो सब अलग हो जाए। वॉशिंग करके हम सब कुछ हटा देंगे जो भी अनबाउंड है, चाहे वो हमारा दिया हुआ हो या फिर वो पेशेंट वाला हो, वो सब हम हटवा देंगे। हटवाने के बाद अब मेजर किया जाता है कि कितनी रेडियो एक्टिविटी रह गई है।
मेजर द रेडियो एक्टिविटी इन द फ्री फ्रैक्शन और बाउंड यूजिंग द गामा काउंटर प्लॉट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वांटिफिकेशन। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए हमने स्टार्टिंग में ये कहा कि 100% रेडियो एक्टिविटी थी स्टार्टिंग में, जब तक मैंने अपने पेशेंट का सैंपल नहीं डाला था। जैसे ही मैंने सैंपल पुट किया उसके अंदर और सब कुछ वॉश करके सब अलग कर लिया है, अब मैं चेक करती हूँ। अब मैंने देखा कि पहले 100% रेडियो एक्टिविटी थी, लेकिन सब कुछ होने के बाद वो केवल 30% रह गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 70% एंटीबॉडी एंटीजेंस को हटा दिया है। यानी उस पेशेंट के ब्लड के अंदर अच्छा खासा अमाउंट है उस प्रोटीन का, जिसने कि 70% एंटीजन को हटा दिया है। और अगर ये प्रोपोर्शन निकल के आता है कि लाइक केवल 5% ही हमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी है, इसका मतलब है 95% एंटीजन को हटा दिया है। तो हटाने के लिए 95% चाहिएंगे, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट है। और अगर ऐसा है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो आपको दिखाई दी है 95%, तो इसका मतलब है केवल 5% ही प्रोटीन उस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, यानी बहुत ही कम अमाउंट है। कम अमाउंट का मतलब है अभी इन्फेक्शन चालू ही हुआ है। और अगर वो लाइक 5% 30% आता है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है, व्यक्ति के ब्लड में खूब सारा प्रोटीन प्रेजेंट है। तो यही वो तरीका है, इसी परसेंटेज को देख करके हम कम से कम बहुत ही मिनिमम अमाउंट को भी, लगभग अगर केवल एक एंटीबॉडी से बाइंडिंग हुई है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। केवल अगर एक प्रोटीन भी है ना, उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है अगर एक एंटीबॉडी से ये कनेक्ट हुआ है। सो इसीलिए ये टेक्निक को बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही लेसर अमाउंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। डन एवरीवन, तो आपका हो जाएगा रिया, द रेडियो इम्यूनो एसे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following statement about the antibodies is are correct? एंटीबॉडीज के बारे में कौन सी बात सही दी गई है? जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था पूरा मैकेनिज्म की एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं। सबसे पहले जैसे इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफाज आते हैं, फिर डेंड्राइटिक सेल आते हैं, फिर डेंड्राइटिक सेल जाकर के टी सेल को एक्टिव करते हैं, टी सेल जाके बी सेल को एक्टिव करते हैं, बी सेल एंटीबॉडीज बनाती हैं, फिर वो एंटीबॉडीज वापस ब्लड में जाकर के एंटीजन को ट्रैप कर लेती हैं, फिर मैक्रोफाज आकर के उन सबको बैठ के आराम से खाता है। तो अब ये पूछा है कि जो एंटीबॉडीज है ना, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। और देखो लिखा है इज और आर, यानी ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। होते ही हैं, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। तो डिफरेंट एंटीबॉडीज क्लासेस हैव डिफरेंट इफेक्टर फंक्शन। अलग अलग जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके इफेक्टर भी अलग अलग होते हैं। Each antibody's chain consists of amino terminal constant region and a carboxy terminal variable region. Variable domain harbor the complementarity determining regions and all antibodies have the same half life. चलिए देखते हैं। सो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेजर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आईजीजी है, आईजीएम है, आईजीए है, आईजीई है और आईजीडी है। इन सब की जो हाफ लाइफ है वो अलग अलग होती है। जैसे आईजीजी के लिए 21 दिन तक ये अपना काम कर सकते हैं, उसके बाद ये खुद ही डिजेनरेट हो जाती है। हाफ लाइफ है 21 दिन का। ऐसे आईजीएम है 5 डेज, आईजीए 6 डेज, आईजीई 2 डेज एंड आईजीडी के लिए 3 दिन का गैप रहता है हाफ डेज के लिए। यानी इस स्टेटमेंट को तो मैं आसानी से गलत कर सकती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि सबके लिए सेम हो। फिर आगे देखो, ये है अपनी एंटीबॉडीज। ये होती है एंटीबॉडीज जिसमें कि एक हैवी चेन होती है, सॉरी 2 तो हैवी चेन होती है और 2 होती है हमारी लाइट चेन। इनमें ये जो रीजन आपको दिखाया गया है यहाँ पर और यहाँ पर, ये सारा कांस्टेंट रीजन होता है। कांस्टेंट रीजन का मतलब है कि ये रीजन लगभग सभी एंटीबॉडीज में आपको सेम दिखाई देगा। जो डिफरेंस आता है वो इस पार्ट में आता है, इसको बोलते हैं द वेरिएबल रीजन, क्योंकि हर एक एंटीबॉडीज एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्पेसिफिक के लिए होती है, तो वो स्पेसिफिसिटी इसी वेरिएबल रीजन से आती है।
कि ये वेरिएबल रीजन हर एक एंटीबॉडी का अलग अलग होगा जो अलग अलग एंटीजन से बाइंड करती है, तो उसको बोलते हैं द वेरिएबल रीजन। और यहीं पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यानी इसी साइट पर एंटीजन बाइंड करते हैं। ये फिर एंटीजन विद इन द एंटीजन बाइंडिंग साइट ये दिखाया गया है कि देखो एंटीजन आकर के इस तरीके से यहाँ बाइंड करेगा, अगर ये स्पेसिफिक इस एंटीजन के लिए है तो वो बाइंड कर लेगा, नहीं है तो वो नहीं बाइंड कर पाएगा। यहाँ पर ये डाइसल्फाइड लिंकेज दी गई है जो कि हैवी और लाइट चेन को आपस में कनेक्ट करती है। ये इफेक्टर रीजन्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं, ये हैवी चेन है, लाइट चेन है, सब कुछ बताया गया है आपको। यहाँ पर ये जो बात लिखी है ना कि एंटीबॉडीज चेन में जो कांस्टेंट रीजन है वो अमीनो टर्मिनल होता है, ये बात गलत है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट रीजन है ना, ये कांस्टेंट रीजन हमारा सी टर्मिनस वाला होता है, जबकि जो वेरिएबल रीजन है ये अमीनो टर्मिनस होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज और बाकी कुछ नहीं, प्रोटीन ही तो है, और प्रोटीन में एक एन टर्मिनस होता है, एक सी टर्मिनस होता है। तो जहां पर ये कांस्टेंट रीजन है उसको सी टर्मिनस कहते हैं, जहां पर वेरिएबल रीजन है उसको एन टर्मिनस या अमीनो टर्मिनस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है अपोजिट कि जो अपना कांस्टेंट रीजन है वो अमीनो टर्मिनस है एंड जो वेरिएबल रीजन है वो कार्बोक्सी टर्मिनस है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। हाँ, एक और दिया है कि डिफरेंट एंटीबॉडीज की जो क्लासेस है उनके इफेक्टर फंक्शन भी अलग अलग है। ऑफ कोर्स हर एक एंटीबॉडी का काम ही अलग अलग है। जैसे देखिए डिफरेंट एंटीबॉडीज क्लासेस जैसे IgG, MADE हैव डिस्टिंक्ट इफेक्टर फंक्शन, जैसे कि IgG1 एंड IgG3 ये स्ट्रॉन्ग ADCC और CDC फंक्शन करते हैं, मतलब ये एंटीबॉडीज पर डिपेंड होकर के अपना कॉम्प्लीमेंटेटिव कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं और काम करती हैं। आपको याद हो हमने ऐसा पढ़ा भी था, एक अपना मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि हमने नेचुरल किलर सेल को पढ़ा था, मास सेल, ये सब पढ़े थे। वहीं पर मैंने बताया था आपको कि नेचुरल किलर सेल कैसे एंटीबॉडीज पर डिपेंड होकर के किसी सेल को खत्म करते हैं जो अपना ही है लेकिन इन्फेक्टेड हो चुका है। ऐसे ही IgM की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में मदद करती है। IgE ये मास्ट सेल को डी ग्रेनुलेशन करने में जो अपना एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वहां पर IgE का काम होता है। ऐसे जो IgA है वो म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो हर एक एंटीबॉडी का अलग अलग काम है, तो ये बात सही हो गई है, यानी ये बात अपनी सही हो गई है, ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए वेरिएबल डोमेन हर्बर द कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग द रीजन, जिसको CDR रीजन बोलते हैं। तो हर एक वेरिएबल डोमेन में ये CDR रीजन होते हैं। यहाँ ये जो वेरिएबल रीजन है तो देखो द वेरिएबल डोमेन VH एंड VL, जो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है यानी ये, इसको VL इसको VH कहते हैं, कंटेन द कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन यानी CDR। और हर एक हाइपर वेरिएबल लूप के अंदर मतलब 3 हाइपर वेरिएबल लूप पर डोमेन प्रेजेंट होते हैं, और ये ही एंटीजन बाइंडिंग पैराटोप, ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसको बनाते हैं। तो ये बात भी हमारी सही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर A एंड C हो जाएगा। आपको पता है कि यदि आप केवल A लगा करके आ जाएं, C ना लगाएं, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। MCQ में यही होता है कि अगर आपने C लगा दिया है, A नहीं लगाया है, तो नंबर नहीं मिलेगा। जब तक आप दोनों टिक नहीं करोगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। एक और खास बात यह है कि अगर आपने A लिख दिया है, C नहीं लिखा है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये गेट एक्सेल के MCQ क्वेश्चन का तरीका है। फिर है फॉर एन एंजाइम दैट फॉलो द माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज, ये यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ है तो जो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स है उसमें जो Km एंड Vmax होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर तो मैंने काफी डिटेल वीडियोस भी आपको पढ़ा रखी है एंजाइम के बारे में, ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है केवल तो ये इंफॉर्मेशन काफी है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो Km और Vmax को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो देखिए अगर बात करें कॉम्पिटिटिव की तो Vmax को वो अनचेंज करते हैं। ऐसा कैसे होता है, अगर हम, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है,
अगर हम अपने सबस्ट्रेट को बढ़ा देते हैं तो वो इस इनहिबिटर को हटा करके खुद बाइंड होकर Vmax को मेंटेन कर सकता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax अनचेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो Km की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। Km की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है एंजाइम की एफिनिटी टू देयर सबस्ट्रेट वो कम हो गई है, कम तो हो ही गई है। अगर एंजाइम बाइंड कर रहा था अपने सबस्ट्रेट से, लेकिन वहां पर आ गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो आकर वो बाइंड करेगा, तो अपने एंजाइम की एफिनिटी फॉर देयर सबस्ट्रेट वो कम हो जाएगी। एफिनिटी अगर कम हो गई है तो Km बढ़ जाएगा। सो Km यहाँ पर इंक्रीज होगा और Vmax रहेगा अनचेंज। यहाँ पर देखो, अगर Vmax अपॉन Km स्लोप की हम अगर बात करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाएगा, स्लोप जो है आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगर वो एक अनकॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिटर है तो वो Vmax को करेगा डिक्रीज, बाकी सब में डिक्रीज है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाकी सब में डिक्रीज होगी, अनचेंज रहेगी केवल और केवल कॉम्पिटिटिव में। Vmax की बात करें अनकॉम्पिटिटिव में तो ये Km को डिक्रीज करता है। देखो, Km को डिक्रीज करने का मतलब है एंजाइम की एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट ये बढ़ा देता है। कारण क्या है? जब तक हमारे एंजाइम पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तब तक ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बाइंड नहीं कर सकता। इसीलिए वो इंतजार करता है कि कब एक बार सबस्ट्रेट आकर बाइंड करे और तुरंत वो पूरे को ही ऐसे ना पकड़ लेता है। जैसे मानो ये एंजाइम है, उस पर सबस्ट्रेट है, जैसे वो आकर बाइंड हुआ वो पूरे को ऐसे रैप कर लेगा और सबस्ट्रेट को वहां से निकलने ही नहीं देगा। तो अगर सबस्ट्रेट हट नहीं पा रहा है एंजाइम से तो इसका मतलब है एंजाइम की एफिनिटी बहुत बढ़ गई है। एफिनिटी अगर बढ़ गई है तो Km हो गया डिक्रीज। सो Km भी एंड Vmax दोनों डिक्रीज होंगे और स्लोप यहाँ पर अनचेंज रहेगा, क्योंकि दोनों ही डिक्रीज हो गए हैं तो वो अनचेंज रहेगा। जितना वो यहाँ से कम होगा उतने वो यहाँ से कम होगा, तो वो एज इट इज आपको अनचेंज दिखाई देगा। फिर अगर वो नॉन कॉम्पिटिटिव है तो वहां पर जो Vmax है वो तो डिक्रीज होगा ही, जो आपका Km है वो रहता है अनचेंज्ड। Km बिल्कुल अनचेंज रहेगा, यानी कि वहां कुछ ऐसा होता है कि चाहे सबस्ट्रेट हो या ना हो, जो अपना इनहिबिटर है वो बाइंड कर लेता है। ऐसे ही चाहे इनहिबिटर बाइंड करे या ना करे, अपना सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर एंजाइम पर सबस्ट्रेट भी बाइंड कर गया और इनहिबिटर भी, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन बाइंडिंग में सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए नॉन कॉम्पिटिटिव में ये अनचेंज रहता है। स्लोप यहाँ पर ओवरऑल डिक्रीज देखने को मिलेगा। ऐसे अगर मिक्स टाइप का इनहिबिशन है तो वहां आप देखेंगे कि जो अपना Vmax है वो डिक्रीज होगा, Km अगेन चेंज होगा और चेंज में वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एफिनिटी यहाँ पर डिक्रीज होगी और ये स्लोप ओवरऑल आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि कॉम्पिटिटिव में क्या होने वाला है, तो कॉम्पिटिटिव में आपका ये जो Vmax है ये तो रहेगा अनचेंज, सो Km तो हो जाता है इंक्रीज, लेकिन Vmax नॉट अफेक्टेड, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोरेस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड ऑन द, इसको हम फ्रेट टेक्निक भी बोलते हैं। देखिए फ्रेट टेक्निक में क्या होता है, फ्रेट टेक्निक FRET, इस टेक्निक के अंदर हम दो कंपोनेंट साथ में लेके चलते हैं। एक होता है रिपोर्टर और एक होता है क्विंचर। क्विंचर जो है जो क्विंच कर लेता है, जो एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मान लीजिए अगर रिपोर्टर है और क्विंचर है, इन दोनों को हम बिल्कुल साथ में रख रहे हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस पर है ये। तो रिपोर्टर का काम ये है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर इमिट भी कर सकता है, और जब ये इमिट करेगा तो चमकेगा, एक कलर प्रोड्यूस करेगा और हम इसकी प्रेजेंस को पता कर सकते हैं कि ये कहां पर जाकर बाइंड हुआ है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये क्वेंचर से काफी दूर हो। अगर इसके साइड में क्वेंचर लगा हुआ है तो ये लाइट तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब करके इमिट करना चाहेगा तो इसकी इमिट की गई लाइट को तुरंत ये क्विंचर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि रिपोर्टर कहां पर बाइंड किया है। और अगर रिपोर्टर और क्विंचर को अलग अलग कर दिया जाए तब हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है रिपोर्टर यहां पर बाइंड हुआ है। तो ये फ्रेट टेक्निक है, यानी कि
फोरेस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, यानी इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है, ये है। तो इसमें कहा है कि ये जो टेक्निक है, ये जो तरीका है, ये किस पर डिपेंड नहीं करता है। सो रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर, इसको मान लीजिए कि ये डोनर है और ये है एक्सेप्टर, तो इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने रिपोर्टर लगाया है यहाँ पर और क्विंचर जाकर आपने लगाया है यहाँ, वो भी काफी दूर करके, इसका ओरिएंटेशन ही बदल दिया आपने, उसको इधर मुंह कर दिया, इसका इधर मुंह कर दिया है, तो वे काम ही नहीं कर पाएंगे, मतलब फिर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ओरिएंटेशन बिल्कुल मैटर करता है इस टेक्निक के लिए। फ्लो डिस्टेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, मैंने आपको बताया है, अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो रिपोर्टर अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप को शो कर लेगा। तो ये फैक्टर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। ओवरलैप बिटवीन डोनर्स इमिशन एंड एक्सेप्टर्स एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा, बिल्कुल सही है। अपना जो डोनर है उसने जो इमिट किया है उसी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। ये मान लीजिए इसने इमिट किया है 310 नैनोमीटर, तो जिस पर ये एब्जॉर्ब करता है वो भी 310 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर इसका जो इमिशन है वो 410 है लेकिन इसका एब्जॉर्बेंस है 310, तो फिर काम नहीं चल पाएगा। ओवरलैप होना चाहिए कि जितना ये इमिट करे उतना ही ये एब्जॉर्ब करे, तभी तो ये इसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड ऑफ द एक्सेप्टर, इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड क्या होती है कि ये जो एक्सेप्टर है इसने कितना फ्लोरेसेंस किया है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। हम बस इस चीज पर देखना चाहते हैं ओरिएंटेशन, डिस्टेंस और एक का इमिशन दूसरे का एब्जॉर्बेंस ओवरलैप कर रहा है या नहीं। तो अपना ये पॉइंट हो जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फ्रेट टेक्निक डिपेंड नहीं करती है, बाकी इस पर भी डिपेंड करेगी, इस पर भी और इस पर भी। चलो इसके बारे में आपको कुछ डायग्राम्स दिखा देती हूँ ताकि थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखिए, ये अपना डोनर है, इसको रिपोर्टर भी कह देते हैं कभी कभी, ये एक्सेप्टर है, इसको क्विंचर भी कह देते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करके ये होता है एक्साइट, ये एक्साइट होता है, लेकिन जैसे ही एक्साइट होकर के अपनी लाइट को इमिट करता है, इसकी लाइट को तुरंत ये डोनर एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अपना फ्लोरेसेंस चलाता है। ठीक है, और यहीं पर देखिए ये डोनर का एक्साइटेशन है, जो डोनर जिस लाइट पर एक्साइटेड होगा वो ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, डोनर जो इमिट कर रहा है वो, और एक्सेप्टर जो एक्साइट करता है जिस पर, मतलब एब्जॉर्ब करता है, वो ओवरलैप करता हुआ होना चाहिए। ये पार्ट देखो ओवरलैप कर रहा है, तो जैसे ही डोनर इस वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा, ये तुरंत इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर अपनी अलग इमिट करेगा। तो ओवरलैपिंग भी जरूरी होती है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि फॉस्फोलिपिड वेसिकल प्रिपेयर्ड इन 50 मिलीमोलार KCl वर डाइल्यूटेड इन द वाटर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट P and Q are made. So इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन में ये लिखा है कि हमने एक फोस्फोलिपिड की वेसिकल तैयार की है और तैयार करते वक्त हमने 50 मिलीमोलार KCl भी लिया है, वर डाइल्यूटेड इन वाटर। तो पहले हमने पूरी वेसिकल बनवा ली है 50 मिलीमोलार KCl को यूज करके, और देन उसको हमने पानी में मिक्स कर दिया है। और ये सब होने के बाद दो स्टेटमेंट हमें दी गई है और पूछा है कि बताइए कौन सही कौन गलत। पी ये कहता है कि डाइल्यूटेड वेसिकल विल डेवलप द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप कर लेगा। और क्यू ये कहता है देयर इज अ के पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द वेसिकुलर मेम्ब्रेन। तो देखो फोस्फोलिपिड की वेसिकल बनाई है, आपको पता है कैसी होती है। फोस्फोलिपिड की वेसिकल कुछ ऐसी होती है, मैं थोड़ा सा रैंडम आपको बना के दिखा रही हूँ, बाकी ये पूरी पैक्ड रहती है, बट मैं थोड़ा सा फ्री करके दिखा रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो कुछ ज्यादा ही गैप हो गया।
तो ये ऐसे होती है वेसिकल, ये देखिए ऐसे होती है वेसिकल, मतलब एक ऐसे लेयर एक ऐसे लेयर। तो हमने KCl का यूज करके बनाया, यानी पूरा अंदर K पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गए हैं। एक बार और क्या हुआ है कि ऐसे हमने फोस्फोलिपिड की वेसिकल बाई लेयर की फॉर्म में होती है लाइक दिस। तो ये जो K पॉजिटिव KCl है वो सारे अंदर रह जाएंगे क्योंकि हमने इसको यूज करके अपनी वेसिकल बनाई है। तो सारे KCl ऑफ कोर्स अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, तो आसानी से वो यहां रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फोस्फोलिपिड की वेसिकल है, इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं है, तो ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव अगर बाहर जाना चाहेंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए अगर कोई हाइड्रोफिलिक, खासकर जो आयंस होते हैं, वो अगर मेम्ब्रेन को पास करना चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, उनके लिए पंप या चैनल्स होते हैं या कैरियर होते हैं जो उनको पास करवाते हैं, क्योंकि हमारी फोस्फोलिपिड की बाइलेयर फुल्ली इम्परमिएबल होती है फॉर दीज आयंस। तो क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि फोस्फोलिपिड की वेसिकल है, कोई प्रोटीन है ही नहीं। अब अगर प्रोटीन नहीं है तो KCl बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जाएंगे तो अंदर K पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे और बाहर K पॉजिटिव है ही नहीं, तो यहां पर एक कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट डिफरेंस बन जाएगा अक्रॉस द वेसिकुलर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, एक यहाँ ग्रेडियंट बन गया है कि यहाँ तो K पॉजिटिव है लेकिन बाहर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो डाइल्यूटेड वेसिकल है, अब मैंने इस वेसिकल को पानी में डाल दिया है, तो वहां पर एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए चैनल्स का होना जरूरी है, आयंस का मूव करना जरूरी है, सेपरेट होना जरूरी है। मानो K पॉजिटिव अगर बाहर ही नहीं जा सकते तो क्या पोटेंशियल जनरेट होगा? अगर Na पॉजिटिव अंदर नहीं आ सकते तो क्या कोई पोटेंशियल जनरेट होगा? नहीं होगा। और Na पॉजिटिव K पॉजिटिव कोई अंदर बाहर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उस वेसिकल में कोई प्रोटीन नहीं है, कोई चैनल नहीं है जो उनको अंदर बाहर पहुंचा सके। तो ये बात तो गलत है कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कर लेगी, नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें कोई चार्ज का लेन देन होगा ही नहीं। तो ये बात तो गलत है और ये सही है, यानी P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, C इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूं आंसर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर देखिए, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट इन MHC1 इज फॉर्म्ड बाय, इनमें से किससे फॉर्म होती है? MHC1 क्या है? अच्छा आपको याद है, अगेन मैं वो सेम स्टेप पढ़ा रही हूं आपको कि हमारे ब्लड में इंफेक्शन हुआ, ब्लड में इंफेक्शन हुआ, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आ गए, फिर मैक्रोफाज आए थे, हमने पहले भेजा न्यूट्रोफिल्स को, इतना सारा इंफेक्शन हो गया है कि न्यूट्रोफिल के काबू में ही नहीं आए हैं, उसने फिर बुलाया त्राहिमाम त्राहिमाम बचाइए हमें, हम इन इंफेक्शन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मैक्रोफाज आता है कि रुको रुको मैं हूं ना, देखो मैं सबको खा जाऊंगा। फिर मैक्रोफाज आता है अपने बड़े बड़े से दांत लेकर के और कहता है कि चिंता मत करो मैं सबको खा जाऊंगा, लेकिन जैसे वो आता है ना उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। और सबसे बड़ी बात, वो दूर दूर भाग के जा रहे हैं, मैक्रोफाज के कांटेक्ट में ही नहीं आ पा रहे हैं, तो मैक्रोफाज उन्हें नहीं खा पा रहा है। फिर ये भी त्राहिमाम करता है कि बचाइए, हम इस इन्फेक्शन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर कहीं से एक डेंड्राइटिक सेल आता है, डेंड्राइटिक सेल आता है, वो कहता है कि नारायण नारायण मैं तुम्हें बचाऊंगा, बोलो क्या करना है। तो वो मैक्रोफाज न्यूट्रोफिल्स कहते हैं कि देखो ना इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें, तुम हमारी कुछ मदद करो। तो ये डेंड्राइटिक सेल कहता है कि देखो मैं इन सबको मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा जो संदेश है वो मैं आगे हाई कोर्ट तक पहुंचा सकता हूं। अगर आपको कुछ पता है तो आपने देखो ना कि जो नारद जी होते हैं, जो नारायण नारायण करते हैं, वो किसी की मदद नहीं कर रहे होते हैं, बस वो एक संदेश वाहक हैं, चीजों को बस पहुंचा रहे हैं। ऐसे डेंड्राइटिक सेल आता है कि देखो मैं इनको मार तो नहीं सकता, लेकिन इनकी जानकारी आगे जो हेडक्वार्टर है उसको दे सकता हूं। तो ये बोलते हैं चलो ठीक है इतना ही कर दो। तो ये डेंड्राइटिक सेल क्या करता है, इस माइक्रोब को तोड़ तोड़ के अपने सर पर बैठा लेता है और लेकर जाता है टी सेल के पास और कहता है कि देखो मेरे सर पर ये जो रखे हैं ना पैथोजन, इन्होंने पूरा हंगामा मचा रखा है बाहर, अब देख लो इनके लिए कुछ करो।
टी सेल अपने आप को, जैसा भी वो पैथोजन है बाहर, अपने आप को प्रोलिफरेट करते हैं और फिर बी सेल को एक्टिव करते हैं। फिर बी सेल इनके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज जाकर के क्या करेंगे, इन माइक्रोब्स को, ये जो पैथोजन है उसको ट्रैप कर लेंगे। देखो एंटीबॉडीज खत्म नहीं करते हैं, बस वो ट्रैप करते हैं, आके जोड़ लेते हैं। जैसे कि देखो वो जो पैथोजन थे ना, वो खूब भाग रहे थे इधर से उधर, अब एंटीबॉडीज ने क्या किया, देखो आकर इनको ना ऐसे ट्रैप कर लिया है, अब उनको भागने नहीं देंगी ये, और फिर आएगा मैक्रोफाज और फिर उनको आकर के आराम से खाएगा। खाएगा तो अभी भी मैक्रोफाज ही, लेकिन अब समस्या नहीं है कि ये दूर भाग सकते हैं, एंटीबॉडीज ने आके उनको ट्रैप कर लिया, ये खाएंगे मजे में। अब बात क्या है, ये जो डेंड्राइटिक सेल है ना, इनके साथ एक दिक्कत हो सकती है। डेंड्राइटिक सेल ने अपने सर पे बैठा लिया है माइक्रोब्स, ताकि वो जाके पहुंचा सके, लेकिन इतने में ही कोई सेल निकल के आए और वो ये देखे कि अच्छा ये तो कोई बाहर का पैथोजन है, और वो आके डेंड्राइटिक को ही खत्म कर दे। वो ये देखे नहीं कि ये तो अपना डेंड्राइटिक सेल है, बस वो ये देखे कि सर पर हर जगह पैथोजन रखा हुआ है, ये तो कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो कोई भी सेल आकर के उसको खत्म कर सकता है। तो डेंड्राइटिक सेल को अपनी सेफ तो लेके चलना पड़ेगा कि कोई गलती से मुझे ये ना समझ ले कि मैं ही पैथोजन हूं, क्योंकि मेरा चेहरा तो दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पूरी अपनी बॉडी पर पैथोजन को बैठा लिया है, तो मैं तो किसी को दिखाई दे ही नहीं रहा हूं, कोई भी आएगा और मुझको आकर के मार देगा। तो मुझे कुछ स्पेशल अपनी यूनिकनेस करनी पड़ेगी, ताकि आसपास के जो मेरे भाई बंधु सेल हैं उन्हें पता लग जाए कि मैं डेंड्राइटिक हूं, ना कि पैथोजन। तो डेंड्राइटिक सेल क्या करते हैं, अपनी सरफेस पर स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन बैठा लेते हैं, जिनको बोलते हैं द MHC, इन्हीं को बोलते हैं MHC। और जितने भी एंटीजन को प्रेजेंट करने वाले सेल, इनका नाम देखो कितना बेहतरीन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ऐसे सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं उन सभी की सरफेस पर ये MHC2 का होना जरूरी है। बिना इस MHC2 के अगर वो पैथोजन को लेके जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो पैथोजन को इस MHC2 पर बैठा रहे हैं तो वो बच जाएंगे, हर कोई पहचान लेगा कि ये तो अपने APC हैं। तो यही है MHC2। ऐसे ही अपने जो खुद के सारे सेल हैं, हमारी बॉडी में मिलने वाले सारे न्यूक्लिएटेड सेल, उनकी सरफेस पर भी एक MHC होता है, लेकिन वो MHC1 कहलाता है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि पैथोजन आकर के हमारे सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी पैथोजन आ गया है सेल के अंदर, तो ये सेल क्या करता है, ये सेल उस पैथोजन को तोड़ करके अपने MHC1 पर बैठा लेता है, ताकि बाकी डिफेंस सेल को बता सके कि मेरे अंदर तो इन्फेक्शन हो गया है, मुझे या तो बचा लो या तो खत्म कर दो, मेरे अंदर भी इन्फेक्शन हो चुका है। तो हर एक सेल के पास MHC1 होता है, और जो APC होते हैं उनके पास MHC1 और 2 दोनों होते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि जो MHC2 है और जो MHC1 है, जहां पर वो पेप्टाइड बाइंड करते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, वो किस डोमेन से मिलकर के बना होता है। तो उम्मीद करती हूँ इस कहानी के जरिए आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। तो ये होते हैं MHC। जरा देखो, MHC क्लास 1 क्लास 2 आर द सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, जो एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए, किसको प्रेजेंट करेंगे एंटीजन, टी सेल को, क्योंकि टी सेल ही फिर आगे जाकर के बी सेल को एक्टिव करते हैं। सो MHC1 क्लास 2 सेल सरफेस के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल, ताकि एडेप्टिव इम्यूनिटी हो सके। जो MHC क्लास 1 है ये HLA-BC से मिलकर के बनता है, और ये हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है सबके अंदर एक्सप्रेस होने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। दे प्रेजेंट द शॉर्ट एंडोजिनस पेप्टाइड, ध्यान रखिएगा डिफरेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो MHC1 होते हैं वो ऐसे पेप्टाइड को अपने ऊपर प्रेजेंट करेंगे जो शॉर्ट होते हैं, लगभग 8 से 10 अमीनो एसिड का प्रोटीन, और वो भी ये भी वो प्रोटीन है जो उसके साइटोसोल में ही प्रेजेंट होता है।
हो सकता है कोई वायरस का हो, कोई ट्यूमर एंटीजन हो, वो होते हैं। और MHC क्लास 1 जाकर के उन टी सेल को एक्टिव या रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम टीसी सेल कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टीसी सेल। आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जो अर्जुन है, अर्जुन को हमने टीसी बोला था। टीसी सेल वो होते हैं जो अपनी ही बॉडी के उन सेल को खत्म करते हैं जो इन्फेक्टेड हो गए हैं। और जो इन्फेक्टेड सेल है वो यही तो है MHC क्लास 1 वाले, जो अपने ऊपर एंटीजन को शो कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जो CD8+ बोलते हैं टीसी सेल को हम CD8+ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, जिससे कि वो इन सेल को खत्म कर सके। ओके, MHC क्लास 2 जो होते हैं ये HLA, DR, DP, DQ से बने होते हैं और ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जिसमें कि डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाज और समटाइम बी सेल भी एक्ट करते हैं एज अ APC। 3 टाइप के सेल हैं हमारी बॉडी में जो APC की तरह एक्ट करते हैं। ये डिस्प्ले करते हैं लॉन्गर एक्सोजिनस पेप्टाइड को, 13 से 25 अमीनो एसिड के हो सकते हैं, और ये उन्हें कैसे बनाते हैं? एंडोसाइटोस्ट पैथोजन टू द CD4+ हेल्पर टी सेल। ये किसको प्रेजेंट करेंगे? जो TH सेल होते हैं, TH सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये किसे करते हैं? TC सेल को करते हैं। एंड कोऑर्डिनेट द ह्यूमरल एंड सेलुलर रिस्पॉन्स वाया द साइटोकाइनिन सिक्रेशन। इसमें सारा डिफरेंस भी मैंने लिखा हुआ है, हाँ डिफरेंस भी देख लीजिए। जो MHC क्लास, अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं पहले, ये देखो ये है अपना MHC क्लास 1। इसमें ये देखिए पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, ये वो पार्ट है जहां ये पेप्टाइड को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो MHC क्लास 1 में ये अल्फा 1 अल्फा 2 से बना होता है। इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ अल्फा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। MHC क्लास 2 की बात करें तो इसका जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है वो बीटा 1 एंड अल्फा 1 होता है। अल्फा 1 के साथ अल्फा 2 होता है, बीटा 1 के साथ बीटा 2 होता है। याद रखिएगा अल्फा 1 अल्फा 2, यही क्वेश्चन में आया हुआ है कि MHC क्लास 1 का जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है वो क्या होता है, तो वो अल्फा 1 अल्फा 2 होता है। यहीं पर अगर MHC 2 का पूछ लिया जाए तो बीटा 1 एंड अल्फा 1 होगा। डिफरेंस देख लो एक बार, काफी बेनिफिशियल है आपके लिए डिफरेंस। सेल एक्सप्रेशन कौन सा कहां एक्सप्रेस होता है? MHC1 सभी न्यूक्लिएटेड सेल में एक्सप्रेस होता है, जबकि MHC2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। ये किस टाइप के टी सेल को टारगेट करते हैं? जो अपने TC सेल होते हैं, जो अपने साइटोटॉक्सिक सेल है ना TC, उनको, जिनके ऊपर CD8+ मार्कर होता है। जबकि MHC क्लास 2 CD4+ हेल्पर, इनको TH सेल भी बोलते हैं, उन्हें एक्टिव करते हैं। एंटीजन का ओरिजिन, ये MHC क्लास 1 एंडोजिनस साइटोसोल में मिलने वाले एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि MHC क्लास 2 एक्सोजिनस, जो एंडोजोम, जो बाहर से एंटीजन आया है एंडोजोम के थ्रू, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पेप्टाइड का लेंथ यहाँ पर 8 से 10 और इनके लिए 13 से 25 रेजिड्यू चल सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फा चेन होती है, जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 होता है, एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है। यहाँ पर अल्फा बीटा का हेट्रोडाइमर होता है, जिसमें कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है और बीटा 1 एंड बीटा 2 है। यहीं पर अगर बात करें तो इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है एंड बीटा 2 होता है। पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 है, यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 है। पाथवे क्या है, किस तरीके से वो प्रोटीन को तोड़ करके रिप्रेजेंट करते हैं? पहले प्रोटोजोमल रिएक्शन होती है, फिर टैप होता है, फिर ER के थ्रू, तब जाकर वो अपनी सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि यहाँ पर एंडोसाइटोसिस होगा, लाइसोसोम में उसको तोड़ेंगे और फिर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। डन एवरीवन? तो जरा देखो आंसर क्या हो जाएगा। Peptide binding cleft in MHC1 is formed by A1 and A2 domain. Done? A1 and A2 domain आ जाएगा for the MHC1. चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following peptide does not absorb the ultraviolet light above the 250 नैनोमीटर वेवलेंथ? आपको पता होगा कोई भी प्रोटीन अगर यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है
250 nm से ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट को, तो उसके लिए एरोमेटिक अमीनो एसिड यानी वाइफ, ट्रिप्टोफैन W, टायरोसिन Y, F फिनाइल एलेनिन, ये तीनों अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्बेंस अबव देन 250 नैनोमीटर। तो यहां पर देखिए जो अपना ट्रिप्टोफैन होता है वो एब्जॉर्ब करता है 280 पर, उसका जो पीक एब्जॉर्बेंस है वो 280 होता है, और टायरोसिन के लिए ये 275 होता है, फिनाइल एलेनिन 257 होगा। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि कौन सी पेप्टाइड है जो कि 250 से अबव एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जिसमें ये तीनों अमीनो एसिड नहीं है वो 250 से अबव की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे देखो यहां पर ट्रिप्टोफैन है, एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ टायरोसिन है, एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ फिनाइल एलेनिन है, एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन देखो यहां पर कुछ भी नहीं है। आप देखोगे यहां पर आपका कुछ भी नहीं है, GSQTKRL, कोई भी एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है, तो इसलिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। डन एवरीवन? नेक्स्ट बढ़िए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पेप्टाइड हार्मोन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन से मिलके बना हुआ हो। तो हमारी बॉडी में मिलने वाले सभी प्रोटीन को हमने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक ऐसे जो कि अमीनो एसिड से डिराइव्ड हैं, एक अकेले अमीनो एसिड से वो बने हुए हैं। सेकंड कैटेगरी जो कि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। थर्ड होते हैं जो आइडोथायरोनिन, जो आयोडीन की मदद से मिलके बने हैं। और फोर्थ कैटेगरी में है जो स्टेरॉइडल लिपिड डिराइव्ड होते हैं, यानी कि जो लिपिड से डिराइव्ड होकर के बने हैं। तो इसमें देखोगे आप अमीनो एसिड से डिराइव्ड जो अपने हार्मोन्स हैं, उसमें पहला आता है टायरोसिन से बने हुए जो एड्रेनलिन है, यानी कि एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, उसका जो मेडुला वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, वो इन दो हार्मोन को रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन एंड नेफ्रिन। ये दोनों ही हार्मोन टायरोसिन से बनते हैं। दीज आर द सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला। फिर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनने वाला कौन है? मेलेटोनिन, जो कि हमारी पीनल ग्लैंड रिलीज करती है, एंड सेरोटोनिन जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये दोनों ऐसे हैं जो ट्रिप्टोफैन से डिराइव होते हैं। अब देखिए पेप्टाइड से बनने वाले कौन कौन से हैं। हमारे हाइपोथैलेमस से बनने वाले सारे हार्मोन, चाहे वो इनहिबिटिंग हो चाहे वो एक्टिवेटिंग हो, वो सब पेप्टाइड हार्मोन है। हमारी पिट्यूटरी से बनने वाले हार्मोन, चाहे वो किसी को भी एक्टिव कर रहे हो, सारे पेप्टाइड हार्मोन है। हमारा पैराथाइड ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन PTH, ये भी पेप्टाइड है। पैनक्रियास से बनने वाले हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ये दोनों भी पेप्टाइड हार्मोन है। रिलैक्सिन जो हमारी ओवरी एंड प्लेसेंटा से रिलीज होता है, ये भी ऐसा हार्मोन है जो कि पेप्टाइड हार्मोन है। और कैल्सिटोनिन जो हमारी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली 3 हार्मोन रिलीज करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। इसमें ये तो है प्रोटीन वाला, बाकी जो दो है T3 एंड T4, उनमें आयोडीन भी प्रेजेंट होता है। तो T3, T4 ऑल्सो फॉर्म बाय टायरोसिन अमीनो एसिड, लेकिन साथ में यहाँ आयोडीन भी होता है, तो उसको हमने अलग कैटेगरी आइडोथायरोनिन हार्मोन में रख दिया है। फिर फोर्थ कैटेगरी में आते हैं लिपिड डिराइव्ड, जो स्टिरोल यानी कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होकर के बनते हैं। इसमें हमारे जो सेक्स हार्मोन है और जो कौन सी ग्लैंड है, एडिनल, उसका जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, उसके हार्मोन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सब स्टेरॉइडल हैं। साथ साथ AC से रिलीज होने वाले हार्मोन जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड है, एंड्रोजन है, ये सब भी स्टेरॉइडल हार्मोन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है, इनमें से कौन कौन से पेप्टाइड हार्मोन है? कौन कौन से हैं? कैल्सिटोनिन बिल्कुल पढ़ के आए हैं, थायराइड से रिलीज होता है बट पेप्टाइड नेचर का है। ग्लूकागन ये आता है पैनक्रियास से, ये भी पेप्टाइड है। सेरोटोनिन ये तो अमीनो एसिड से डिराइव्ड है, इसको पेप्टाइड में नहीं रखेंगे। थायरोक्सिन ये थायराइड वाला है जिसमें आयोडीन होता है और टायरोसिन होता है अकेला, तो ये भी नहीं आएगा।
हमारे दोनों हो गए हैं सही आंसर, ए एंड बी। नेक्स्ट बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। ये देखो इज आर लिखा आया है, तो ये भी आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को कि हम कैसे पता करें कि ये एमसीक्यू है या एमएसक्यू है, तो यही डिफरेंस रहता है। एमएसक्यू वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत हिंट दे के रखता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इज एंड आर करके दिया हुआ है। ऐसे ही हमने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन देखा था, जैसे देखो यहाँ पर भी इज एंड आर करके दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन था एंटीबॉडीज वाला, उसमें भी इज एंड आर करके दिया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे ये एमसीक्यू ही निकल के आते हैं। सो आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा हेट्रोपोलीसेक्राइड है। हेट्रोपोलीसेक्राइड वो होते हैं जो अलग अलग मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। सो काइटिन और सेलुलोज, ये तो आपको पता होगा। काइटिन इज द कंपोनेंट ऑफ द सेल्वोलोफंगस, जो कि नैग से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ही होते हैं पूरे काइटिन में। नैग 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 नैग, तो ये तो एक होमोपोलीसेक्राइड है। सेलुलोज जो कि ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है, सारे ग्लूकोज ही होते हैं, तो ये भी आपका एक होमोपोलीसेक्राइड है। अब बच गए हैं कॉन्ड्रिटिन, 4 सल्फेट एंड हेपरिन, ये गैग्स होते हैं, ये आपके हेट्रोपोलीसेक्राइड है। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये देखिए तो है अपना सेलुलोज, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, पूरा ग्लूकोज रहता है जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं, तो होमोपोलीसेक्राइड है। ऐसे देखिए काइटिन, ये क्या है, नेग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये कैसे बनता है, आप एक ग्लूकोज लीजिए और उस ग्लूकोज का जो सेकंड कार्बन है उस पर एक एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ अमीनो ग्रुप, तो ये बन जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसको नैग भी कहते हैं। तो एक नैग फिर दूसरे नैग से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये भी आपका एक होमोपोलीसेक्राइड है। अब दो एग्जांपल और दिए हैं। कॉन्ड्रिटिन 4 सल्फेट, देखो ये कैसे बनता है। सबसे पहले आपको यहां पर लेना होता है डी ग्लूकोयूरोनेट। इसमें क्या होता है, आपने ग्लूकोज ले लिया और ग्लूकोज का जो सबसे लास्ट वाला कार्बन है उस पर आपने लगा दिया है द COO नेगेटिव, COO नेगेटिव लगा दिया है, इसको बोलते हैं द ग्लूकोयूरोनेट। तो एक तो आपने ये लिया, इसे कनेक्ट किया गया, इसे हमने कनेक्ट किया एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट से, यानी हमने गैलेक्टोज लिया, गैलेक्टोज के सेकंड कार्बन पर एज इट इज हमने एन एसिटाइल लगा दिया है, तो ये हो गया एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामाइन, और फोर्थ वाले कार्बन पर लगा दिया है द सल्फेट ग्रुप, तो इसको बोलेंगे एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट, तो ये बन गया है। अब देखो होता क्या है, ये एक यूनिट हो गई है, ऐसी फिर एक और होगी, फिर एक और होगी, फिर एक और होगी, फिर एक और होगी, लगातार ऐसी यूनिट बनते चले जाते हैं, जिसमें कि एक ग्लूकोयूरोनेट, फिर एक ये, फिर ग्लूकोयूरोनेट, फिर ये अल्टरनेटिवली ये चलते रहते हैं, तो सेम तो नहीं हुए ना, अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए ये आपका हेट्रोपोलीसेक्राइड में आता है। ऐसे ही हेपेरिन भी गैग्स के अंदर ही आता है। इसमें क्या देखेंगे आप कि यहाँ पर आइडोयूरेनेट 2 सल्फेट है, मतलब यहाँ आपने देखा 2 सेकंड वाले कार्बन पर सल्फेट लगा है और यहाँ पर लगा है द एसिडिक ग्रुप, तो ये हो गया आइडोयूरोनेट 2 सल्फेट। ये कनेक्टेड है अगेन एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट से। इसमें आपको क्या करना है, सेकंड कार्बन पर अमीनो ग्रुप से हमने कनेक्ट किया सल्फेट और फिर लास्ट कार्बन पर भी सल्फेट लगा दिया है, तो ये हो गया आपका एन सल्फो। जैसे ये एन एसिटाइल था ना, ये एन सल्फो है और फिर ग्लूकोसामाइन और 6 पर लगा है सल्फेट, तो ऐसे अल्टरनेटिवली ये लगते रहते हैं, उससे बनता है द हेपरिन, तो ये भी आपका हेट्रोपोलीसेक्राइड हो जाएगा। ऐसे ही अदर गैग्स भी आप जरूर याद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सब दे दिया है। इनको बोलते हैं ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन, यानी गैग्स होते हैं ये। इसमें आपका कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट आ जाता है, कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट आ जाता है, डर्मिटिन सल्फेट आ सकता है, आपका किरेटिन सल्फेट आएगा और हेपरिन आएगा। तो हो सकता है अगली बार यहां से या फिर यहां से कोई क्वेश्चन पूछ ले, सो मेक श्योर आप इनको एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से। तो अपना आंसर हो गया है ए एंड बी, नहीं ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The equilibrium dissociation constant of acetic acid is 1.74 into 10 to the power minus 5 molar. The pK of the acetic acid is। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, ये आया है pK वैल्यू से। देखिए pKa वैल्यू क्या होता है, द माइनस log ऑफ K इज कॉल्ड pKa। सब कुछ दिया हुआ है, बस निकालना है। pK निकालने के लिए कहा है, तो माइनस log Ka का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है, हम इस log की मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे इसमें, क्योंकि Ka है अपना कंप्लीट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस log 1.74, फिर माइनस लगा करके log 10 टू द पावर माइनस 5। इस माइनस को अगर बाहर कॉमन ले दिया जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस log 1.74 ये प्लस, और देखो इसमें क्या होता है कि आपका ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, माइनस जो पावर में होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 5 log 10। log 10 का वैल्यू होता है 1, तो अपना ओवरऑल निकल के आ गया है माइनस log 1.74 माइनस 5 आ जाएगा। फिर आप log 1.74 को सोल्व करेंगे, आपको मिलता है कैलकुलेटर भी, तो आप वहां से सोल्व कर सकते हैं। तो माइनस या फिर log 1.74 का वैल्यूज दिया गया है 0.24, तो 0.24 माइनस 5, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो वैल्यू आपकी माइनस में आएगी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इनको जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका 4.76 निकल के आएगा। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आपका राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल तक रखना है, तो आप इसका आंसर रख देंगे 1 डेसिमल है तो 4.7 इज द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डीएनए डबल हेलिक्स मेजर द 0.34 नैनोमीटर पर बेस पेयर, द डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल इज 11 nanometer. If the ratio of wrapped DNA length to nucleosome diameter is 4.51, the length of DNA around the nucleosome to the nearest integer is। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देखिए दरअसल क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपके पास ना एक न्यूक्लियोसोम है जिस पर आपने डीएनए रैप किया है, इस न्यूक्लियोसोम का जो डायामीटर है वो 11 नैनोमीटर दिया हुआ है। जो डायामीटर दिया है वो आपको 11 नैनोमीटर दिया है, ठीक है। और जो डीएनए हमने यहाँ रैप किया है, उस डीएनए में एक जो न्यूक्लियोटाइड है या फिर कहिए जो एक बेस पेयर है, उस वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.34 नैनोमीटर। तो कहा है कि अगर हम इसको रैप, किसी डीएनए को रैप कर रहे हैं, तो बताइए कितने बेस पेयर का डीएनए हमने रैप किया होगा। तो बहुत ही आसान, कोई फॉर्मूला भी रिक्वायर नहीं है, आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं। कहा है कि जो रेशो है रैप डीएनए, मतलब जितना डीएनए हमने रैप किया है अपॉन न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर है, उसकी रेशो कितनी आई है, 4.51। यानी कि जो डीएनए हमने रैप किया है अपॉन हमारे न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर है, उनकी रेशो कितनी आई है, 4.51 आई है। अब डीएनए कितना रैप हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डायमीटर तो पता है ना, तो हम डीएनए जो रैप हुआ है उसको निकाल सकते हैं। तो 4.51 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4.51 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डायमीटर से, गिवन है कितना, 11 नैनोमीटर। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डीएनए हमने रैप किया है वो निकल के आ जाएगा, कि हमने कितना डीएनए रैप किया है वो निकल के आ जाएगा। एक मिनट रुको, मैं जरा इसको कैलकुलेट करती हूँ। आपके पास कैलकुलेटर होता है एग्जाम में, सो आप वहां से भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो जरा फटाफट एक बार कर लेते हैं इसको काउंट। 4.51 मल्टीप्लाई 11, ये आ गया है आपका 49.61। इतना डीएनए हमने रैप किया है
और इस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड तो होंगे ही, एक न्यूक्लियोटाइड कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.34। तो टोटल डीएनए की लेंथ या फिर बेस पेयर का नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, बेस पेयर अगर निकालने हैं तो 49.61 मल्टीप्लाई 0.34 कर देंगे तो कितना आ गया। हाँ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 से, वेट 49.61 डिवाइड बाय 0.34। तो ये, हाँ एक मिनट, देखो हम कह रहे हैं कि टोटल जो डीएनए रैप हुआ है, जो टोटल डीएनए रैप हुआ है वो है इतना, उसमें एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.34। तो अगर टोटल लेंथ हमें निकालनी है तो टोटल डीएनए ये है, एक ने कंट्रीब्यूट किया है 0.34, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आया है 145.9 आया है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इंटीजर की फॉर्म में बताना है, अगर आप सीधा ऐसे आंसर लिख के आ गए ना कोई नंबर नहीं मिलने वाला, आपको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो 145.9 का मतलब होता है 146, तो आप आंसर लगाएंगे 146। बेस पेयर का डीएनए हमने रैप किया है अपने न्यूक्लियोसोम के बाहरी तरफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा है आपसे कि E. coli is grown exclusively in a medium containing the 15 NH4Cl as the sole nitrogen source. Subsequently, the cells were shifted to a medium containing the 14 NH4Cl. The molar ratio of the hybrid DNA to light DNA after 4 generation rounded off to the 2 decimal place will be. तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रही हूँ, खुद से सोल्व करोगे, नहीं होगा तो कल मुझे बताओगे, मतलब कमेंट में बता दोगे, मैं कल सोल्व करा दूंगी। हर एक जनरेशन के बाद हाइब्रिड का नंबर कितना होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है देखिए, क्योंकि हमें पता है कि अपना सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, तो हाइब्रिड और लाइट डीएनए नहीं मिलेगा, वो जो हैवी है वो तो मिलेगा नहीं, लाइट मिलेगा और हाइब्रिड। हाइब्रिड मिलने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/2 n-1, n इज व्हाट, नंबर ऑफ जनरेशन, जिसमें कि इस क्वेश्चन के लिए n का वैल्यू आपका कितना है, 4 है, n का वैल्यू 4 है। अच्छा ये तो हो गया हाइब्रिड, अगर हाइब्रिड इतना है तो लाइट कितना होगा, अब देखिए ना, टोटल है 1 में से अगर हाइब्रिड ये है, 1 में से अगर हाइब्रिड ये है तो लाइट हो जाएगा 1 - 1/2 n-1। तो यहां पर n की वैल्यू रखते हैं हम, कितना रखेंगे 4, तो चलो मैं सोल्व ही कर देती हूँ उसको, तो 1/2 n-1 यानी 4 - 1 यानी 3, तो ये हो जाएगा 3, तो ये आएगा 1/2, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 1/8 आ जाएगा। ये आ गया हाइब्रिड। अब मुझे अगर लाइट निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, 1 - 1/8, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 7/8। हमें निकालना है मोलार रेशो किस किस के लिए, हाइब्रिड और लाइट के लिए। तो हाइब्रिड कितना है मेरा 1/8 और लाइट कितना है 7/8, 8 से 8 कैंसिल आउट तो बचेगा 1/7। इसको सोल्व करेंगे तो 0.14 आ जाएगा। तो 2 डेसिमल तक कहा है, यानी आप लिखेंगे आंसर 0.14। डन एवरीवन, चलिए जी, तो आज की क्लास हुई अपनी खत्म। धन्यवाद, आप क्लास में आके जुड़े हैं, क्लास देखिए, मिलते हैं कल अपने नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक सारे ध्यान रखेंगे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।